इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1905 की एक बेहद दिलचस्प और नाटकीय साहित्यिक दुश्मनी के बारे में। मतलब एक ऐसी बहस जिसने हमारी आधुनिक हिंदी भाषा के रूप रंग को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कोई आम इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े दिग्गज विद्वान भी आपस में बुरी तरह उलझ सकते हैं। अब देखिए, ये पूरी की पूरी बौद्धिक जंग जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, किसी बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि इसकी जड़ में था सिर्फ एक शब्द, अस्थिरता। जरा सोचिए, केवल कुछ अक्षरों का एक अकेला शब्द हिंदी व्याकरण की दुनिया में कैसा तूफान ला सकता है। बिल्कुल हैरान करने वाला है ना। तो इस पूरे विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारा पहला भाग इसी पर केंद्रित है, एक शब्द बड़ा विवाद। आइए देखते हैं कि यहाँ असल में वो कौन सा व्याकरणिक अपराध हुआ था जिसने इस चिंगारी को हवा दी। बात है मार्च 1905 की। उस समय के सबसे प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में भाषा और व्याकरण नाम से एक लेख छापा। द्विवेदी जी, जैसा कि हम जानते हैं, भाषा की शुद्धता को लेकर बहुत सख्त थे। लेकिन इस लेख के छपते ही एक धमाका हुआ। बाबू बालमुकुंद गुप्त ने तुरंत भारत मित्र पत्रिका में अपनी एक तीखी प्रतिक्रिया दे डाली, जिसने पूरे साहित्यिक माहौल में खलबली मचा दी। और ये जो मुख्य विवाद था वो कुछ इस तरह का था। द्विवेदी जी ने अपने लेख में शब्द इस्तेमाल किया अस्थिरता, लेकिन बाबू बालमुकुंद गुप्त ने इसे पकड़ लिया। उनका सीधा सा तर्क था कि भाई ये व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल अशुद्ध है, सही शब्द अस्थिरता होना चाहिए। अब भाषा के सबसे बड़े रक्षक माने जाने वाले आचार्य की ही गलती निकाल देना, ये उस दौर में कोई छोटी बात नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, आत्माराम का तीखा व्यंग्य। और यहीं से ये असहमति एक साधारण पत्र व्यवहार से आगे बढ़कर हिंदी साहित्य के सबसे मशहूर और चुभने वाले व्यंग्य में बदल गई। गुप्त जी ने द्विवेदी जी पर अपने असली नाम से सीधा हमला नहीं किया, नहीं, उन्होंने एक बहुत ही चतुर और रचनात्मक रास्ता अपनाया। उन्होंने एक निबंध छापा जिसका शीर्षक था आत्माराम की टैं टैं। और मजे की बात यह है कि उन्होंने लेखक के रूप में अपना नाम नहीं, बल्कि आत्माराम नाम के एक छद्म नाम यानी पेन नेम का इस्तेमाल किया। अब यहाँ इस्तेमाल किया गया रूपक बहुत ही शानदार है। गुप्त जी ने आत्माराम नाम के एक तोते का किरदार गढ़ा। टैं टैं का मतलब तो हम सब जानते हैं, तोते की वो रट जो बिना कुछ समझे बस बार बार दोहराई जाती है। तो इस तोते के जरिए गुप्त जी ने असल में द्विवेदी जी की अति शुद्धतावादी सोच पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ विद्वान बिना सोचे समझे बस व्याकरण के नियमों की रट लगाए रहते हैं, बिल्कुल एक तोते की तरह। ये सच में एक बहुत ही करारा तंज था। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, छद्म नामों का पलटवार। क्योंकि जाहिर सी बात है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके समर्थक इस तरह के अपमान को चुपचाप तो सहने वाले थे नहीं। सच कहूं तो ये पूरी प्रतिद्वंद्विता 20वीं सदी के किसी शुरुआती इंटरनेट वॉर जैसी लग रही थी। बस कीबोर्ड की जगह उनके पास कलमें थी। उस दौर के बड़े बड़े विद्वान तीखे हमले करने के लिए नकली नामों के पीछे छिप रहे थे। बालमुकुंद गुप्त बने आत्माराम, तो पलटवार में द्विवेदी जी बन गए कल्लू अलाइद। और तो और बाद में पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी भी भिक्षा शर्मा के नाम से इस बहस में कूद पड़े। पूरा का पूरा एक साहित्यिक नाटक चल रहा था। गुप्त जी के उस तोते वाले रूपक का जवाब देने के लिए द्विवेदी जी ने कल्लू अलाइद के नाम से एक बहुत ही आक्रामक शीर्षक वाली व्यंग्यात्मक कविता छापी, सरगा नरक ठिकाना नहीं। ये साफ दिखाता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कितने अड़े हुए थे और ये साहित्यिक आत्मसम्मान की लड़ाई अब कितनी गहरी हो चुकी थी। और अब आते हैं अपने अंतिम भाग पर, हिंदी साहित्य पर इस पूरे विवाद का प्रभाव। नकली नामों से लड़ना और एक दूसरे पर छींटाकशी करना आज हमें थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन इस भयंकर लड़ाई की ऐतिहासिक विरासत बहुत गहरी है। इसके 3 बड़े और शानदार नतीजे निकलकर सामने आए। पहला, इस जबरदस्त सार्वजनिक बहस ने लेखकों को व्याकरण के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क कर दिया, जिससे खड़ी बोली का व्याकरण पूरी तरह से परिमार्जित हो गया। दूसरा, इसने साबित कर दिया कि व्यंग्य और हास्य का इस्तेमाल करके एकदम सूखी और उबाऊ व्याकरणिक बहस को भी कितना जीवंत और रोचक बनाया जा सकता है। और तीसरा, ये पूरा का पूरा विवाद हिंदी आलोचना और भाषाई चर्चा के सबसे शुरुआती और मजबूत अध्यायों में से एक बन गया।
इन तमाम ऐतिहासिक कड़ियों को एक साथ जोड़ने का श्रेय वी.के. भाटिया ओसिया जी को जाता है। इस बेहतरीन संकलन को देखने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि कैसे महज एक शब्द से शुरू हुई वो बहस आगे चलकर हिंदी साहित्यिक आलोचना की एक बहुत बड़ी आधारशिला बन गई। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक आखिरी बात पर गौर करते हैं। क्या आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में जो तीखी और अक्सर कड़वी बहसें होती हैं, क्या उनमें भी अनजाने में भाषा को सुधारने और निखारने की वही क्षमता है? क्या हमारी आज की बहसें भी भविष्य की पीढ़ियों के लिए कोई नई नींव रख रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो 1905 के उस आत्माराम विवाद को आज भी हमारे लिए एकदम ताज़ा और प्रासंगिक बनाए रखता है।